हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज रूल। हमने ब्रिटिश रूल को ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में फ्रॉम द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर टू द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 और सेकेंड पार्ट में हमने डिवाइड किया है फ्रॉम 1858 टू 1947 यानी ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला पार्ट, जिसमें किस तरीके से कंपनी ने रूल किया है। पहले ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग के बाद उन लोगों ने गवर्न किया। इसका हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनीज रूल में एक इम्पोर्टेंट फेस प्ले करते हैं। यहाँ पर इसने मुगल एम्परर शाह आलम से एक ट्रीटी साइन कर लिया। सबसे पहले वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ साथ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का भी अधिकार दिया गया है। कंपनी को पहली बार के लिए पॉलिटिकल अथॉरिटी दिया गया है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। इसके बाद एम्परर ने इंट्रोड्यूस किया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, जिसमें उन कंपनी को राइट ऑफ दीवानी यानी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, साथ ही सिविल, क्रिमिनल और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है। यानी सारा पावर जो है वो कंपनी के अंदर में था और नवाब जो है ओनली फॉर नेम शेक। नवाब जो एम्परर था उसका जो पावर था वो रिड्यूस हो गया। उसका पोजीशन जो है सिर्फ शो के लिए था और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कंपनी रूल कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जितना भी गवर्नर्स आया वो हमेशा ही पॉलिटिकल अथॉरिटी को पाने की कोशिश किया था। दे ट्राइड टू इम्पोज देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर द मुगल रूलर्स। उस पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिकेम द मोस्ट पावरफुल ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ वैरन हेस्टिंग। उसने कंपनी को ही खुद को ही डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस है। उसने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो मुगल एम्परर के साथ चला रहा है या इस तरीके का, लेकिन उसने डायरेक्टली डिक्लेयर कर लिया कि वो मुगल एम्परर के साथ नहीं है। वैरन हेस्टिंग ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी का उस फर्स्ट पीरियड ऑफ द कंपनीज रूल में, जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ था। यानी पहला बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद ही उन लोगों ने यहाँ पे रूलिंग शुरू कर दिया था। उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेसिडेंट के अंदर में प्रेसिडेंसी भी जाना गया। फिर इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जो कि 1773 में है और वहाँ पर जो भी गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल का टाइटल दे गया। साथ ही बॉम्बे, मद्रास वहाँ पर भी गवर्नर जनरल को रखा गया अलग से। इसके बाद ब्रिटिश ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया, जिसमें द पिट्स एक्ट 1784 में 2 टायर एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के थ्रू कंपनी ने इंडिया को रूल किया 3 सेक्रेट डायरेक्टर्स के साथ, यानी 3 डायरेक्टर्स के साथ मिलकर एक सेक्रेट कमेटी बनाया और कंपनी रूलिंग करना शुरू किया। और दूसरी तरफ होम गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो था थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू से रूलिंग कर रहा था इंडिया के ऊपर। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया उस एक्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया 1833 और 1853 में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट को शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिगनिंग ऑफ द सिपोई म्यूटिनी। सिपोई म्यूटिनी तो शायद आप लोग को मालूम ही है। सिपोई मतलब सिपाही यानी सोल्जर्स। फिर यहाँ पर मंगल पांडे एक सिपोई था जिसने 34th नेशनल इन्फेंट्री में इंग्लिश ऑफिसर को बुलेट से मारा ऑन 29 मार्च 1857 में और उसी से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हो गया। लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स ले लिया आफ्टर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग फिर उसी समय में होल नॉर्थ इंडिया में ईश्वर पांडे के साथ मंगल पांडे दोनों मिलकर उन लोगों ने रिवोल्ट
शुरू कर दिया, जहां पर उन लोगों को एक कैपिटल पनिशमेंट भी मिला गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ये रेवलियन जो है रॉयल क्लासेस और जितना भी लोग है उसके साथ मिलके एक अनरेस्ट रेवलियन शुरू कर दिया, जहां पर मुगल एम्परर जो है उसको उस समय में, क्योंकि उस समय में जो मुगल एम्परर था कॉइन्स में उसका नाम छपा हुआ होता था, तो वो जो नाम है कॉइन्स पे उस नाम को हटा दिया कंपनी ने इन 1835। ये जो एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको लोगों ने पसंद नहीं किया और रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही जो लॉर्ड डलहौजी का रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डबल डिसग्रुंटलमेंट यानी जो इंडियंस है उसका रिलीजन्स के अगेंस्ट में कुछ एक्ट उसने मतलब स्प्रेड फैला दिया कि यही कि जो ग्रीस होता है वो ग्रीस में मतलब पोर्क मीट और बीफ से बना हुआ होता है, इस तरीके का अफवाह भी फैला हुआ था उस समय में। तो इसी के वजह से ज़्यादातर लोग इंडियन पीपल यानी इंडियन सोल्जर सब ज़्यादातर गुस्से में था। इसी के चलते ऑल इंडिया में सब ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो गया, यानी जितना भी सिपोई से वो भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और चारों तरफ इस तरीके का रेवोल्यूशन चालू हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिजल्ट ऑफ सिपोई म्यूटिनी। ये रिवोल्ट जो था वो जो इंग्लिश रूरल के अगेंस्ट में था वो एक बहुत ही बड़ा आउटब्रेक हो गया थ्रू आउट द कंट्री। इसी के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नया नया रूल्स एक्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो इंडियन लोगों को काबू में कर सके, यानी उन लोगों को गुस्सा को वो सेटिस्फाई कर पाए। ये जो रिवोल्ट था वो अपना अंजाम नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी इसी के कारण इंडियन गवर्नमेंट जो रूलिंग कर रहा था ब्रिटिश, वो उसमें काफ़ी चेंजेस लाया। इसी के वजह से इंडिया में काफ़ी सारा चेंजेस आ गया एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट इज गिवन बिलो। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। इस चेंजेस में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड का लोग था यानी पीपल ऑफ इंग्लैंड, उन लोगों के मन में काफ़ी सारा नेग्लिजेंस क्रिएट किया। जो इंडियंस लोग सफ़र कर रहे थे, जो वो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स था, सफरिंग्स था, वो इंग्लिश यानी इंग्लैंड तक पहुंच गया। इन जो सेंस ऑफ डिस्कस्टिंग है फॉरेन रूल के लिए और जिसका टेरिबल एक्ट ऑफ किलिंग हो रहा था इंडियन के ऊपर, जो अत्याचार हो रहा था, वो रेवलियन के थ्रू से वो बाहर आ गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जो लोग था उन लोग अवेयर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडियंस लोगों के ऊपर में बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे। इसी के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट फोकस करना पड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ इंडिया में, ताकि इस तरीके का ऑकरेंस और फ्यूचर में ना हो। एज ए कंसिक्वेंस इसी के वजह से सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रांसफ़र हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी बनाया जिसको नाम दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस काउंसिल में 15 मेंबर्स था, जिसमें 8 मेंबर्स जो है इंग्लिश गवर्नमेंट का था और बाकी का 7 जो कंपनी का था, यानी 8 मेंबर्स फ्रॉम इंग्लिश गवर्नमेंट एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम कंपनी। द सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल जो है उसको हमेशा ही सारा डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना, रिगार्डिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट को साल भर में एक बार रिपोर्ट करना है। धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया जिसमें उसने वाइसरॉयल और प्रोविंशियल हेड्स को अपॉइंट किया, यानी सारा पावर पहले तो कंपनी किया करता था, बाद में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करने लगे। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करने के लिए वाइसरॉय को सिलेक्ट किया और दूसरी तरफ जो कंपनी का अंदर में जो आर्मी था उसको प्रोविंशियल हेड्स यानी गवर्नर्स अपने कंट्रोल में लाया। जितना भी मेंबर्स इलेक्ट किया गया या फिर आपका वाइसरॉय या प्रोविंशियल हेड्स जो भी हो, सबका सैलरी जो है यानी अलाउंस हमेशा ही इंडियन रेवेन्यू
रेवेन्यू से ही दिया जाता था। जो रेवेन्यूज मतलब इंडियन लोगों से कलेक्ट किया जाता था वही से उसी से ही उन लोगों का पेमेंट होता था। ये एक्ट एनफोर्समेंट होने के बाद वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग जो है एट दरबार इलाहाबाद में पहली बार 1 नवंबर में 1858 में खुद को क्वीन विक्टोरिया का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया, जो कि डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूलिंग कर रहा था। पहले कंपनी रूलिंग कर रहा था, बाद में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया। इस प्रोक्लेमेशन के बाद उसने एमिंग किया, यानी लॉर्ड कैनिंग ने वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने एमिंग किया कि जो पार्शियलिटी था, यानी जो इंडियंस लोगों के मन में पार्शियलिटी था उसको उसने निकालने की कोशिश किया। जो सस्पिशियस रूट था नेटिव रूलर्स के मन में उसको निकालने की मतलब साफ करने की, अपना इमेज अच्छा बनाने की कोशिश किया। और साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रीएश्योर्ड किया कि उसको हटा देगा और ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में फर्दर उसको और नहीं बढ़ाएगा बोल के उसने एश्योर किया। जो ब्रिटिश का इमेज ऑलरेडी खराब हो चुका था वो खराब इमेज को मतलब अच्छा बनाने के लिए वो लोग जेनरसिटी दिखा रहा था नेटिव रूलर के आगे में, और वो लोग अपना इमेज को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा था। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल चेंजेस के बारे में। इंडियंस ऑलरेडी बहुत ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन सिपोई म्यूटिनी के बाद से उन लोगों को एक भरोसा सा हो गया, माना कि उन लोगों का जो रिवोल्ट था वो फेलियर हो गया, लेकिन ये एक मोमेंटम क्रिएट किया बिटवीन द कंजर्वेटिव पीपल ऑफ इंडिया। उन लोगों का मन में जो उन लोगों का अपने के बीच में जो यूनिटी नहीं था वो सबके मन में एक यूनिटी लाया। इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में एक मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया आफ्टर द सिपोई म्यूटिनी। पहले तो कंजर्वेटिव इंडियंस जो था उन लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहा था मॉडर्नाइजेशन पे, लेकिन आफ्टर 1857 वो लोग जो इंडियंस है वो लोग भी खुद को मॉडर्नाइज करना चाहा, मतलब यही से स्टार्ट हो गया मॉडर्नाइजेशन। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रूल किया इंडियंस को आफ्टर सिपोई म्यूटिनी, तब जाकर इंडियंस लोगों के मन में एक सेंस आया, यानी सेंस ऑफ यूनिटी। सो ये यूनिटी आने की वजह से फिर इंग्लिश रूलर ने फिर से एक मेन पॉलिसी उन लोगों ने अडॉप्ट किया, वो है डिवाइड एंड रूल। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।